हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। आज जो हमारी क्लासेस हैं, आज हम हिंदी लेकर आए हैं, हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ और एक नई क्लास के साथ। तो आज जो हम आप लोगों के लिए हिंदी की जो क्लास लेकर आए हैं वो है संज्ञा पर आधारित क्लास। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको संज्ञा पढ़ाएंगे। तो संज्ञा के बारे में जानने से पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि अब जो हमारी क्लास चलेगी जो एमपीएसआई के लिए, पटवारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। सबसे पहले हमारी हेडिंग डली हुई है शब्द। शब्द क्या होता है आप सभी जानते होंगे। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह। क्या कहलाता है? वर्ण जो होते हैं उनके एक सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं? शब्द कहा जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहा जाता है। तो यहाँ पर ये भी आप लोग नोट करिएगा, जो आज की हमारी जो टॉपिक है, जो क्लास है, हिंदी का है, संज्ञा, हिंदी में संज्ञा का टॉपिक है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे शब्द से। आप लोगों को बताएंगे कि शब्द क्या होता है। शब्द होता है हमारे वर्णों का सार्थक समूह। जब भी हम क्या करते हैं, वाक्य, शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे हम पद बोलते हैं। जैसे हम कोई भी हमने वाक्य बोला कि राम खाना खाता है, तो जो हमारे वर्ण हुए तो वो हमने एक सार्थक रूप में उनको लिखा, तो वो हमारा क्या बना? वर्णों का सार्थक समूह क्या बने? एक शब्द अलग अलग बने। जैसे राम खाना खाता है, तो उसी हिसाब से हमने कहा सॉरी दोस्तों, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम पद बोलेंगे। जैसे अर्थ के रूप में, संज्ञा के रूप में, सर्वनाम की विशेषता, क्रिया की सूचना, अव्यय आदि, इन सभी के रूप में। पद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जानते हैं पद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विकारी, एक होता है अविकारी। मतलब जहाँ पर विकारी वो कहलाते हैं लिंग, वचन अथवा कारक में परिवर्तन करने पर पदों में भी परिवर्तन हो जाता है। ये चीज़ें उत्पन्न होती है हमारी संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में। ठीक है। इसके बाद अविकारी क्या होता है? लिंग में, वचन में और कारक में परिवर्तन करने पर पद में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो वो कहलाता है हमारा अविकारी। इसे हम अव्यय के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतम अव्यय ही आते हैं। अव्यय वो कहलाते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय कहे जाते हैं। ऐसा भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। इसी के साथ साथ विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन करने पर क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम हुए, विशेषण हुई, क्रिया हुई, इन सभी में क्या होता है? परिवर्तन आता है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे विकारी कहलाते हैं। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी हैं और अविकारी है कौन? अव्यय। तो यहाँ पर ये आप लोग समझ गए होंगे। आगे की ओर चलते हैं, आगे देखेंगे, संज्ञा के बारे में जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि हमने बताया था। अभी हमने आप लोगों को क्या बताया? शब्द के बारे में बताया, पद के बारे में बताया और पद के 2 रूप बताए, विकारी, अविकारी। नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप लोग। जिसमें हमने आप लोगों को ये बताया कि शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह। और पद क्या होता है? जब शब्द को वाक्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाता है। पद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। तो जिसमें हमने विकारी के बारे में आप लोगों को बताया था क्या, कि विकारी शब्द वो कहलाते हैं जिसमें हम लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि। ठीक है। और अविकारी क्या होते हैं? जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि अव्यय। चलते हैं, संज्ञा के बारे में जानते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संज्ञा का है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले संज्ञा। तो संज्ञा के बाद फिर हम सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसी प्रकार से हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो संज्ञा की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं? परिभाषा सबसे पहले ये दे सकते हैं कि किसी भी प्राणी, जैसे प्राणी में कौन कौन आएगा? जानवर, इंसान, पशु, पक्षी इत्यादि। कोई भी वस्तु हुई,
स्थान हुआ, गुण दोष या उसका भाव कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी परिभाषा आधारित। हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि किसी भी प्राणी विशेष या फिर कोई वस्तु या फिर कोई स्थान या कोई गुण, इनके नामों को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। कामता प्रसाद गुरुजी जो हैं उनके अनुसार संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं, 3 भेद बताए गए हैं। तो 3 भेद कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला भेद, दूसरा भेद है हमारा कौन सा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भेद है हमारा भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा 2 अन्य भेद भी आते हैं, एक आता है समूहवाचक और एक आता है हमारा कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए आज के जो हम सबसे पहले भेद के बारे में जानते हैं। हमारा पहला भेद क्या है, पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे करते हैं ये आइए देखते हैं हम। तो किसी भी विशेष के नाम को या फिर किसी भी विशेष की पहचान कराने वाले शब्द को या फिर किसी विशेष की पहचान का बोध कराने वाले शब्द या उसके जैसा अन्य कोई ना हो। 3 चीज़ें यहाँ पर नोट करिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान सबसे अच्छे इस प्रकार से होती है कि जैसे हमने कोई आप लोगों के लिए एक नाम बोला, जैसे हमने कहा मोहन, तो मोहन जो हमें किसी एक विशेष व्यक्ति की पहचान करवा रहा है कि ये मोहन है, तो ये मोहन है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। यहाँ पर अन्य किसी से कोई भी उसके जैसा या अन्य उसके जैसा नहीं है, वो मतलब अपने आप में एक है, तो वहाँ पर क्या होती है, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे किसी विशेष के नाम का या किसी विशेष की पहचान कराने वाले शब्दों का या किसी विशेष की पहचान का बोध कराने वाले शब्द उसके जैसा अन्य कोई नहीं हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं, जैसे राम, हमने कहा राम, मोहन, श्याम, घनश्याम, रामदास, बाबूलाल, सीता, राधा, गीता, कृष्ण इत्यादि। ये सब व्यक्तियों के नाम जो कोई विशेष की पहचान करवा रहा हो, उसके जैसा अन्य कोई ना हो। देखिए दोस्तों, अभी हमारा जो चैप्टर है संज्ञा का चल रहा है, ये भाषा आधारित चैप्टर है, आप लोग इसको नोट करिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो हमारी है वो टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी। ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। स्थानों के नाम, जैसे कोई स्थान हुआ आगरा, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, वो भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे वस्तुओं के नाम पेन, मेज, कुर्सी इत्यादि, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे देशों के नाम हुए अमेरिका, ईरान, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। जैसे पर्वत श्रृंखलाओं के नाम, नदियों के नाम भी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे गोदावरी, गंगा, यमुना, केन, ताप्ती इत्यादि। राष्ट्रीयता के नाम, जैसे जापानी है कि फ्रेंच है कि वो भारतीय है, जैसे हम हैं तो हम भारतीय हैं, तो हमारी ये राष्ट्रीयता है, तो भारतीय हैं, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। तो अगले आगे की ओर चलते हैं, आगे देखते हैं। जैसे महीनों के नाम हुए, दिनों के नाम हुए, त्योहारों के नाम हुए, प्रमुख युद्धों के नाम हुए और किताबों के नाम इत्यादि, इन सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे महीनों के नाम, दिनों के नाम, त्योहारों, युद्धों के नाम, कुछ विशेष युद्ध जैसे पानीपत का युद्ध, ये ऐसे युद्धों को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। किताबों के नाम, कोई विशेष किताब जो हुई, जैसे राष्ट्रीयता, देशों के नाम, पर्वत श्रृंखलाओं, वस्तु, स्थानों और व्यक्तियों के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हमारा जातिवाचक संज्ञा का। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो संपूर्ण जाति का बोध कराए। जैसे हमने कहा पशु, तो ये क्या है, पूरी पशु जाति का बोध करवा रही है। ठीक है ना। जैसे हमने कहा, जैसे इसमें आता है जैसे संबंधों के नाम के आधार पर, जैसे भाई बहन,
मामा मामी, चाचा चाची आदि। जैसे कोई का प्रोफेशन क्या है, जैसे वो है डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या हो रहा है, पूरी जाति का बोध करवा रहा है। जितने भी उसके अंतर्गत डॉक्टर आएंगे वो एक डॉक्टर जाति के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे लड़का हुआ, लड़की, पशु, स्त्री, पुरुष या आदि। जैसे किसी कोई भी पुरुष है तो वो किस जाति का है, कि ये पुरुष जाति का है, ये पुरुष है, ये स्त्री जाति की मतलब ये महिला है, इस प्रकार से। तो अगले संज्ञा की ओर चलते हैं, भाववाचक संज्ञा। इसमें देखेंगे कि जैसे कोई भी व्यक्ति विशेष का कोई गुण हुआ, दोष हुई, कोई दशा है कि वो किस दशा में, किस अवस्था में आदि की पहचान कराने वाले शब्द कहाँ आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैसे हमने कहा कि बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ईमानदारी, बेईमानी, क्रोध, हर्ष, मानवता, पशुता, ठीक है ना। तो जो भी मतलब शब्द गुण, किसी के दोष, कोई की अवस्था या किसी की दशा की पहचान कराए तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे हमने अभी आपको बताया, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ईमानदारी, बेईमानी, क्रोध, हर्ष, मानवता, पशुता आदि। अब अगला इसमें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत एक और आती है तदितांत भाववाचक संज्ञा। तदितांत भाववाचक संज्ञा, जहाँ पर क्या होता है, तदितांत भाववाचक संज्ञा की पहचान कैसे होती है, इस प्रकार से करेंगे हम कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय लगाते हैं तो तदतांत भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। और कृदंत भाववाचक संज्ञा वो कहलाती है जहाँ पर क्रिया धातु के साथ प्रत्यय लगा हो। जब भी हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय के साथ प्रत्यय लगाते हैं तो वो कहलाती है तदतांत भाववाचक संज्ञा। साथ में कृदांत भाववाचक संज्ञा वो है जहाँ पर क्रिया धातु प्लस प्रत्यय हो। इसमें संज्ञा सर्वनाम के साथ प्लस में क्या आएगा, प्रत्यय। चलते हैं अगले चौथे नंबर की संज्ञा। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में कैसे परिवर्तन करेंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा में क्या है, मानव है तो भाववाचक संज्ञा में क्या आ जाएगी, मानवता। पशु है तो उसकी क्या आ जाएगी, पशुता। इस प्रकार से इसको चेंज करते हैं। धनुज का धनुजता, स्त्री का स्त्रीत्व, पुरुष का पुरुषत्व और मित्र का मित्रत्व, पंडित का पंडित्व और सेवक का क्या होता है, भाववाचक संज्ञा सेवा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे हम, जैसे विशेषण में क्या दिया गया है, जैसे वो कोई व्यक्ति बूढ़ा है तो उसका भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बुढ़ापा। सुंदर का क्या होगी, सौंदर्य। वीर का वीरत्व, सर्द का सर्दी, चतुर का चतुराई या चतुरता, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम आगे की ओर चलते हैं। कुछ विशेष हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, कुछ विशेष हम कर लेते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो गया। अब आगे देखेंगे हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। जैसे क्रिया है लड़ना तो क्या होगा इसका, लड़ाई। सीना का क्या होगा, सिलाई। इसी प्रकार से छपना का क्या होगा, छपाई। और सजना का सजावट। भाववाचक संज्ञा की एक बात नोट करिएगा कि भाववाचक संज्ञा के क्या होते हैं, बहुवचन नहीं होते हैं, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा के क्या नहीं होते हैं, बहुवचन नहीं होते हैं। अगले चौथे नंबर की संज्ञा की ओर चलते हैं हम कि वे शब्द या संज्ञा शब्द जो समूह या समुदाय का बोध कराएं। मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जो समूहवाचक संज्ञा है उसके अंतर्गत कौन सा वर्ड आ रहा है, समूह। मतलब जो भी मतलब शब्द, संज्ञा शब्द ऐसा बोल सकते हैं समूह का या कोई समुदाय का बोध कराएं तो वहाँ पर हमारी समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे लोकसभा, इसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तो वो एक समूह का बोध कराते हैं। राज्यसभा, जन समुदाय, कहीं पर भीड़ इकट्ठी हुई है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो वो भी एक समूह का क्या मानी जाएगी, हिस्सा मानी जाएगी, तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे सभा, परिषद, कमेटी, आयोग आदि शब्द ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब अगली आती है हमारी कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें कौन सी चीज़ होती है, इसमें नाप तोल सकने वाली वस्तुएं होती हैं। जो भी वस्तुएं हम नाप तोल सकते हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो कौन सी, जैसे दूध, दही, चावल, दाल, शक्कर इत्यादि शब्द इसके अंतर्गत
आते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, विशेष प्रयोग में क्या है, विशेष प्रयोग में ये देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस प्रकार से होता है। जैसे रामचरितमानस के रचयिता कौन है, गोस्वामी हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, गोस्वामी है। इस उदाहरण में क्या हुआ है, गोस्वामी एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, मतलब आजकल क्या है, गोस्वामी फौज से मतलब एक ये जाति है। ठीक है, लेकिन इसमें गोस्वामी की जो विशेष अर्थ है वो व्यक्ति के रूप में किया गया है कि जो रचयिता है वो कौन है, गोस्वामी है। तो यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है, अर्थात यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगला देखते हैं हम कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। उदाहरण जैसे आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इस उदाहरण में जयचंदों का अर्थ है एक जातिवाचक संज्ञा से, जयचंद का जो अर्थ है जातिवाचक से है, अर्थात इस उदाहरण में हम जयचंद का प्रयोग बहुत से लोगों के लिए किया गया है जो जाति का बोध कराता है। इस वजह से इसमें जयचंद शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक होते हुए भी अर्थ स्पष्ट रूप से जातिवाचक संज्ञा का है। मतलब जैसे आजकल देश में जयचंदों की कमी नहीं है, इससे मतलब है हमारा भ्रष्टाचार से। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक व्यक्ति का अनेकों से क्या है संबंध बताया गया है, उस हिसाब से यहाँ पर क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। तो दोस्तों जो आज की क्लास है हमारी संज्ञा की वो इसी टॉपिक के साथ यहाँ पर होती है समाप्त। तो हम कल अपने समय पर आ जाएंगे, इसी समय इसी टाइम शाम 7 बजे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। CBCT एंड MP एग्ज़ाम में जय हिंद जय भारत। कल हम संज्ञा के कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों को, तो जाकर आप लोगों को अच्छे से क्या हो जाएगी संज्ञा और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। जय हिंद।